हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारी फिज़िक्स की क्लास में। बच्चों, कल तक हम लोगों ने डाइपोल को कंप्लीट कर लिया था। बच्चों, डाइपोल में मैंने कल जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था वो था डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब डाइपोल को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, उस पर लगने वाला टॉर्क, ये यहाँ तक हम लोगों ने कल स्टडी कर ली थी। आज मैं बच्चों आपको स्टार्ट करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम्स को लेकर के। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर से। तो बच्चों, आज मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसके बाद में मैं पढ़ाऊँगा आपको गॉस थ्योरम, फिर एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो बच्चों, अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं भी देखी हैं तो आज से जो बच्चा स्टार्ट कर रहा है बहुत ध्यान से स्टडी करे, क्योंकि अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बच्चों बात करते हैं फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? बच्चों, फ्लक्स एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है फ्लो। वाटर हमारा फ्लो हो रहा हो तो मैं उसको क्या कह सकता हूँ? वाटर फ्लक्स कह सकता हूँ, वाटर करंट कह सकता हूँ। तो ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। मतलब अगर कहीं चार्ज रखा हुआ है तो उस चार्ज की वजह से, मैंने बताया, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। मैंने कहा एक चार्ज क्यों रखा हुआ है और इस चार्ज की वजह से इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। तो अब मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो इस पे मैंने कहा फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। अब कैसे फ्लो, मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करने वाला हूँ तो समझेंगे ध्यान से। अब ये जो क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मान लो ये कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इसमें मैंने एक रखा सरफेस, यहाँ पर एक सरफेस मैंने रखा, कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, और इस सरफेस से नॉर्मली पास हो रहा था, ये ई है, और इस सरफेस से बिल्कुल नॉर्मली, देखो बच्चों, ये अगर मैं सरफेस पर एक लाइन बनाऊं तो ऐसे करके लाइन बनाऊंगा, ये बिल्कुल इसके नॉर्मली है। मैंने कहा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक सरफेस से नॉर्मली पास हो रहा था, तो मैंने कहा कि उससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को ही, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस। मैंने कहा कि किसी सरफेस से पास होने वाली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि उसके कैसी हो, नॉर्मल हो, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह सकते हैं। अब बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्लियर करने के लिए, फॉर्मूला में इसको कंटेन करने के लिए हमें एक टर्म की ज़रूरत पड़ी। उस टर्म को हमने लिया एरिया वेक्टर। क्या जो आपने सुना, बिल्कुल सही सुना, एरिया वेक्टर। क्या एरिया वेक्टर? अभी तक तो हमने सुना सर एरिया स्केलर क्वांटिटी है। बिल्कुल एरिया स्केलर क्वांटिटी है, एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए हमें एरिया को क्या लेना पड़ा? हमें एरिया को वेक्टर लेना पड़ा। वैसे नॉर्मली होता क्या है, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। एरिया हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। But in some situations area is taken as a vector। लेकिन कुछ सिचुएशंस में एरिया को क्या ले लिया जाता है बच्चों? वेक्टर ले लिया जाता है। अब वेक्टर ले लिया गया तो हमें वेक्टर की डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब वेक्टर की डायरेक्शन होगी तो एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? तो बच्चों
डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is taken normally outward, बाहर की तरफ हम लोग ले लेंगे इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। कैसे? मैंने कहा जैसे कि ये एक सरफेस है, इस सरफेस का एरिया है मान लो ए, इस सरफेस का एरिया है बच्चों ए, तो इसकी डायरेक्शन हम लोग क्या ले लेंगे, इसके परपेंडिकुलर। तो मैं क्या कह दूंगा, ये हमारा ए वेक्टर हो गया। ठीक, तो अगर मैं ऐसे करके एरिया रख रहा हूँ तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, अगर मैं ऐसे करके एरिया रख रहा हूँ तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो मैं लिखना चाहूँ एरिया, तो एरिया वेक्टर हमारा हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी था कि एरिया वेक्टर क्या है। एरिया वेक्टर हमारा क्या है, द नॉर्मल टेकन एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज टेकन नॉर्मली आउटवर्ड्स, मतलब उसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स लेंगे। तो ये हमारी डायरेक्शन काय की होगी बच्चों, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में लिखवा रहा था, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, नॉर्मली, यहाँ नॉर्मली ज़रूरी है बच्चों। मैंने क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली, या पासिंग थ्रू अ सरफेस, ऐसे करके लिख दो, पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस। मैं क्या कह सकता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा लिंक्ड विद द सरफेस, उस फ्लक्स सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली, ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो बच्चों जब आप नोट्स बनाएं, उन नोट्स में पहले लिखें आप एरिया वेक्टर, फिर हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो बच्चों अब देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये मैं हटा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, और इसके सफिक्स में लगा देंगे बच्चों ई, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, एक हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके साथ में बच्चों बी लगा देते हैं। यहाँ पर हर जगह हम ई ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, फाई ई से। क्या यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया? अब मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास हो रही हैं नॉर्मली, मैंने कहा नॉर्मली, तो ये एरिया वेक्टर हमारा हो गया। ठीक, तो मैंने कहा कि फाई हमारा हो गया ई कितने एरिया से, ए एरिया से निकलने वाला है। तो अगर बच्चों अब मैं बात करूं कि अगर ये एरिया के नॉर्मली ना होता तब क्या बनता, मैं ऐसे कह सकता हूँ फाई इक्वल्स टू ई ए। चलो मैंने बता दिया कि मान लो यूनिट एरिया से निकलने वाला फ्लक्स था हमारा ई, तो ए एरिया से निकलने वाला हमारा फ्लक्स होगा ए ई। तो ये हमने लिख दिया भैया फाई इक्वल्स टू ए ई हो जाएगा अगर नॉर्मली है, परपेंडिकुलर है। अगर मान लो परपेंडिकुलर ना होता तब हम क्या लेंगे, तो ध्यान से वो भी देखेंगे। कैसे देखेंगे, सही से नोट्स नहीं बन पा रहा यार। यहाँ तक सब बच्चों ने लिख लिया। अब देखो फाई ई तक लिख लो।
अब मान लो ये एरिया नॉर्मली ना होता, नॉर्मल ना हो करके ऐसे करके हो गया होता, सरफेस हमारा ये रखा हुआ है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके नॉर्मली होगा, जैसे कि ये ए वेक्टर हमारा इस बार ऐसे करके बनेगा, सही। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आ रही हैं, मान लो वो सीधी सीधी आ रही हैं पैरेलल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई है। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, मैंने माना इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा। मैंने क्या कहा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है हमारा एंगल थीटा। तो अब बच्चों जो एरिया होगा वो इसके परपेंडिकुलर कितना होगा, ए कॉस थीटा, क्योंकि देखो अगर मैं परपेंडिकुलरली बनाना चाहूँ तो ये कॉस फैक्टर आ जाएगा इस डायरेक्शन में। तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा ए कॉस थीटा। तो मैं ये कह सकता हूँ इस बार जो फाई ई हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, ई ए कॉस थीटा। क्या बच्चों समझ पा रहे हैं कि अगर यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया तो ई और ए के बीच का एंगल देखो बच्चों, इसी डायरेक्शन में हमारा एरिया था, इसी डायरेक्शन में ई था, तो ई और ए के बीच का एंगल हमारा क्या बन गया था, 0। अगर मैं ई और ए के बीच का एंगल ले लूँ 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था फाई ई इक्वल्स टू ई ए, क्या वो सही है, बिल्कुल सही है। अब बच्चों देखो ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा ए बी कॉस थीटा क्या होता है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो बच्चों फाई ई हमारा क्या बना, ई डॉट ए। तो फाई हमारा बच्चों यहाँ से क्या पता चल रहा है, फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसे पता चला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमने जब फॉर्मूला ड्राइव किया तो फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद हमारा आया फाई इक्वल्स टू ई डॉट ई ए कॉस थीटा, और ई ए कॉस थीटा आया तो हमें पता चल गया कि इसके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल है। तो बच्चों हमने अभी तक क्या पढ़ा, एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली, मतलब एक सरफेस से नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, यही उस सरफेस से रिलेटेड हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब मैंने आपको कहा कि अगर नॉर्मली ना हो करके एरिया वेक्टर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाए तो हमारा जो उस डायरेक्शन में एरिया होगा वो ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो हमारा फाई निकलने वाला इस बार क्या आया, ई ए कॉस थीटा। तो फाई ई हमारा आ गया ई ए कॉस थीटा। अब मैं कहने में यहाँ जब मैंने देखा ई ए कॉस थीटा तो हमारा फाई बना जा करके ई डॉट ए, ये टोटल किसी एरिया से रिलेटेड है। तो हमें यहाँ पर पता चला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा स्केलर क्वांटिटी है। अब खास बातें कर लेता हूँ मैं थोड़ी सी इसकी। अब इसके बारे में फ्लक्स की खास बातें क्या हो जाएंगी, यहाँ तक सब बच्चों ने लिख लिया था। चलो मैं नोट्स डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से पहले नोट्स डाउनलोड कर लें, फिर आराम से देखें नोट्स को और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस वीडियो को स्टडी करें। ठीक है बच्चों, नोट्स डेली के डेली आपको इसी क्लास में मिल जाएंगे। जैसे अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसके लिंक में आपको इसका नोट्स है। रेगुलर अब यही चलेगा कि जिस क्लास को हम पढ़ेंगे उसके नोट्स पहले आप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद में आगे पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फाई। तो बच्चों यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो यूनिट ऑफ फाई क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ ई इंटू यूनिट ऑफ ए। यूनिट ऑफ ई हमारा क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिट ऑफ ई हमारा क्या होगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं। यूनिट ऑफ फाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिट ऑफ ई
ई से मतलब बच्चों क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू यूनिट ऑफ ए क्या है यहाँ पर, एरिया। अब बच्चों देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन पर कूलम, और एरिया क्या होती है हमारी, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट हमारी क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब बच्चों एक बात और है, इसकी यूनिट हमारी एक और होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वोल्ट पर मीटर, और एरिया की क्या आती है, मीटर स्क्वायर। इससे ही कैंसिल हो गया। तो दो यूनिट हमारी यहाँ आई, क्या आई, यूनिट ऑफ फाई, दो यूनिट्स बनी यूनिट ऑफ फाई। पहली यूनिट हमारी बनी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और दूसरी यूनिट हमारी बची बच्चों वोल्ट इनटू मीटर। पहली यूनिट बच्चों हमारी बनी जाके न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और दूसरी यूनिट बनी हमारी वोल्ट इनटू मीटर। दो यूनिट्स कैसे आई, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट्स होती हैं, एक तो न्यूटन पर कूलम और दूसरी वोल्ट पर मीटर। हमने न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलम लगाई, वोल्ट पर मीटर लगाई, तो यहाँ से हमारी बच्चों दो यूनिट्स आई फाई ई की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फाई ई। तो डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए बच्चों डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ई लगाएंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ई लगाएंगे। तो बच्चों देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ई आपको पता है बच्चों क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। डायरेक्ट मैंने वहीं पर साइड उसी बीच में फार्मूला लिख दिया। ई हमने निकालने का फार्मूला क्या था, एफ अपॉन क्यू, और यूनिट ऑफ हमारी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्या लगा देंगे हम लोग, एरिया। एरिया का तो सभी बच्चों को पता है, मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। लगा दीजिए बच्चों एफ अपॉन क्यू, तो मतलब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एफ अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्यू। एफ का क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2, और क्यू का क्या हो जाएगा बच्चों, ए टी, और एरिया का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल क्या बना, एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये हमारा आ गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फाई ई। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फाई हमारा क्या आ गया, एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1, और डायमेंशनल फार्मूला यूनिट हमारी क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और दूसरी हमारी क्या आ गई, वोल्ट इनटू मीटर। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया। चलिए बच्चों अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद बच्चों नंबर आता है हमारा गॉस थ्योरम का। तो यूनिट और डायमेंशनल फार्मूलाज भी हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं, हटा दूं मैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, गॉस थ्योरम। चलिए श्री गणेश करते हैं गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम पूरी की पूरी रिलेटेड है बच्चों हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। GAUSS गॉस थ्योरम। आज ही शुरू करें गॉस थ्योरम, कल से शुरू करें। कितनी देर की वीडियो हो गई, 20 मिनट की हो गई, तो कल से करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। 18-19 मिनट की हो गई। तो चलिए बच्चों इतना ही रखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आज आपको अच्छे समझ में आ गया। कल मैं स्टार्ट करूँगा बच्चों गॉस थ्योरम, क्योंकि फिर अगर अभी गॉस थ्योरम स्टार्ट करी तो कम से कम 20-25-30 मिनट, 1 घंटे की 40-45 मिनट की वीडियो हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी मुझे लग रहा है। उससे भी ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि 20 मिनट में बहुत सारा मुझे समझाना भी, क्वेश्चंस भी ले लूँगा उसके। तो बच्चों कल शुरू करता हूँ, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। और बच्चों पढ़ाई पे बहुत अच्छे से फोकस करें, 12th है आपकी। चलिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अच्छा लगा करिए या लाइक वाइक कर दिया करो कभी कभार, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है। कुछ होता ही नहीं, पता ही नहीं चलता कौन देख के चला गया कौन नहीं गया, कुछ पता ही नहीं चलता। व्यूज़ आ जाते हैं तो मुझे पता चल जाता, हाँ इतने बच्चे स्कूल में उन्होंने देख लिया होगा। बाहर के भी बच्चे देख रहे हैं तो मुझे पता नहीं, कमेंट वगैरह कर दिया करो अच्छे से, तो हमें पता चल जाएगा हाँ आप लोग देख रहे हैं, मोटिवेशन मिलेगा। और लिंक मैं दे दूँगा इसी वीडियो में। मैं डेली की डेली ऐसे ही किया करूँगा कि जो नोट्स होंगे उसको उसी वीडियो में दे दिया करूँगा। तो अपने नोट्स पहले डाउनलोड कर लो या फिर उसको लिख लो, बाद में वीडियो देख लो उसको, ठीक है। कुछ भी जैसा आपकी इच्छा करे वैसा कर लें फिर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।